चैट काम नहीं कर रहा। चलिए स्टार्ट करें जी। जी सर। हाँ जी, चलें देखें। इसमें से आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे इसमें से इंशाल्लाह 2 न्यूमेरिकल आएंगे पेपर में। वो उसको मैंने डिटेल देखा कि किस किस में से सवाल आता है। तो मोस्टली जो है एक जो है इसे हम कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, और दूसरा जो है वो वेरिएंस है, यानी कि वो वेरिएंस के हवाले से है, उसमें लेबर है, मटेरियल है, उसके बाद ओवरहेड जो है, इसमें से एक एक सवाल आता है दोनों में से। अब हम देखते हैं कि पहला जो सिंपल सिंपल इसमें फार्मूले है, बस ये है कि जब क्वेश्चन आता है थोड़ा सा टेक्निकल आता है, उसको अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको जो है वो सॉल्व करना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा जो पहले जो क्वेश्चन है वो है, देखिए आपके सामने है, इसमें होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसमें देखें कि इसमें हम देखते हैं कि अपना इसके बाद लेक्चर के बाद एक बुक में आपको शेयर करूंगा, उसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है न्यूमेरिकल्स को एग्जांपल के साथ और एंड पे एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें 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 से आपने जो है प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, क्योंकि रेवेन्यू और चीज है, प्रॉफिट और चीज है। क्योंकि रेवेन्यू वो अमाउंट ऑफ मनी है जब हम गुड्स को एक फर्म जो है सेल करने के बाद जो अमाउंट रिसीव करती है वो होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू में से जो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी लागत है, उसको निकाल दें तो वो बाकी जो है वो बचता है प्रॉफिट। तो लिहाजा कुछ स्टूडेंट जो है रेवेन्यू को और प्रॉफिट को सेम कंसिडर कर लेते हैं। तो लिहाजा प्रॉफिट जो है ये भी साथ साथ देख लें कि प्रॉफिट में से जब हम टोटल रेवेन्यू में से उसकी कॉस्ट को निकाल दें तो वो हमारे पास बन जाता है। ये साथ इसकी देख लें जरा कि जो हमारा प्रॉफिट उसका अगर हम उसको लिख लें पी से, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस 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 टोटल कॉस्ट। ओके, यानी कि प्रॉफिट जो है टोटल रेवेन्यू में से अगर हम उसकी टोटल कॉस्ट को निकाल दें तो वो हमारे पास बन जाता है हमारे पास प्रॉफिट। और ये भी आपको पता है कि जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल जो है कॉस्ट वो बराबर होती है फिक्स कॉस्ट भी होती है और प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्यों जी, ऐसे ही है ना? जी सर। हाँ जी। अब देखें जरा, ये आपके पॉइंट जो है, सबसे पहले जो है एक एग्जांपल देखें जरा कि एक ब्राइडल जो है फर्म है, ब्राइडल शॉप जो है वो वेडिंग ड्रेसेस को वो प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ द ई ड्रेस इज कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। ये उसका डाटा गिवन होगा, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये भी माइंड में रखना कि फ्लेक्सिबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, और उसके बाद जो है इसकी जो है फ्लेक्सिबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, और उसको हम कहते हैं जो इसकी है एक्टिविटी रिलेटेड कॉस्ट को हम ऐसे कैपेसिटी रिलेटेड कॉस्ट को हम जो है वो फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ये भी माइंड में रखना। अब देखें ये डाटा गिवन होगा, सेलिंग प्राइस जो है उसकी $1000 है, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या है $1000 है, और वेरिएबल यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो $400 है, और फिक्स यानी कि जो फिक्स होती है ना फिक्स कॉस्ट, उसको कैपेसिटी रिलेटेड कॉस्ट भी कहते हैं। कभी ये वर्ड आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि फ्लेक्सिबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, और कैपेसिटी रिलेटेड कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। फॉर द ब्राइडल शॉप आर दिस वन, उसमें जो है उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो $90,000 है। ओके जी। अब देखें कि सबसे पहले सिंपल सा है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर ड्रेस, यानी कि जब हम पर ड्रेस एक ही बात कर रहे हैं, एक ही जब बात करेंगे तो अल्टीमेटली देख लें कि हमारा जो रेवेन्यू है और जो हमारा ये सीएम क्या है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये बराबर होता है रेवेन्यू माइनस फ्लेक्सिबल कॉस्ट। फ्लेक्सिबल कॉस्ट के वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि आप पहला जो अपने माइंड में रखना है कि जब हम रेवेन्यू में से उसकी वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दें वो होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है कि जस्ट हमने रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को निकालना है, उसके अंदर फिर बाकी चीजें शामिल होती है, उसको बोलना नहीं। ओके ओके जी। तो ये देखें कि जस्ट है ना जो रेवेन्यू में से रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, क्योंकि पहला पॉइंट है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर ड्रेस, यानी कि हर ड्रेस में से उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है। ओनली आपने क्या करना है कि उसके रेवेन्यू में से उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना, यानी कि 1000 माइनस 400, यानी कि $600 जो है उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जब हम रेवेन्यू में से उसकी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें। ठीक है जी। जी सर, ठीक हो। ठीक है, आगे ये भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि TR इज इक्वल टू P ज़रा क्यों आगे इस्तेमाल होगा, और फ्लेक्सिबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, और कैपेसिटी रिलेटेड कॉस्ट को हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखें, अब आपने नेक्स्ट जरा गौर से देखना जरा। पहले हमने बात की थी कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर ड्रेस, एक ड्रेस के ऊपर क्या है। अब आगे देखें जरा गौर से, अगला पॉइंट देखें कि व्हाट इज द ब्राइडल शॉप इज टोटल प्रॉफिट व्हेन 200 ड्रेसेस आर सोल्ड, यानी कि कहते हैं कि अगर वो फर्म जो है जो शॉप है अगर वो 200 ड्रेसेस को सोल्ड करते हैं तो उसका जो है वो प्रॉफिट जो है वो
प्रॉफिट जो है वो टोटल प्रॉफिट कितना होगा। अब जरा गौर से देखें कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब आप इस लाइन को मैं लिखने लगा हूं दोबारा, जरा देखिएगा, अंडरस्टैंड करना है, अपने साथ साथ कुछ पॉइंट और लिख भी लेना है। देखें जो आपका है टोटल प्रॉफिट जो है, आपको पता है कि जैसे है कि टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू है यानी कि रेवेन्यू माइनस, ऐसे आप लिख सकते हैं, माइनस उसकी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी, ऐसे ही है ना। अब देखें जो टोटल हमारा प्रॉफिट होता है वो होता है रेवेन्यू और माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो देखें जरा, ऐसे जो रेवेन्यू होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, कि क्योंकि पहले हमने सिंगल ड्रेस की बात की थी तो उसमें हमने ओनली उसकी प्राइस को ले लिया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 200 ड्रेसेस की, तो हमारी जो है प्राइस इनटू क्वांटिटी बेसिकली क्या होगा, ये कैसे आया है, 1000 प्राइस है और 200 उसकी क्वांटिटी, यानी कि ये आया है 1000 इंटू 200 क्या है, उसकी क्वांटिटी है और ये उसकी प्राइस है। इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट जो इस पे आई है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है उसकी 400 है और उसकी जो है वो क्वांटिटी जो है वो 200 है, और माइनस ये उसकी फिक्स कॉस्ट गिवन है $9000। ओके जी, ये देखें कि ये बेसिकली ये जो चीज दोनों को रेवेन्यू उसने किया प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि प्राइस उसकी क्या है, पर ड्रेस की 1000 है और उसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, उसकी जो है क्वांटिटी के साथ। उसके बाद फिर इसको जो है वो आगे उसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो $400 पर यूनिट है, उसको मल्टीप्लाई किया 200 के साथ, माइनस जो है उसकी फिक्स कॉस्ट निकाल दी। फिक्स कॉस्ट आपको पता है कि ऐसी कॉस्ट जो फिक्स होती है उसमें बिल्डिंग का रेंट हो सकता है, जो सैलरी उसकी एम्प्लॉयज की सैलरी हो सकती है। तो अल्टीमेटली जो है अगर वो 200 जो है ड्रेसेस को सोल्व करते हैं उसकी जो है वो $30,000 उसका जो है वो प्रॉफिट होगा। क्यों जी, बाकी लोग अच्छा आप जरा गौर से देखें, इस तरह इसी पैटर्न पे जो है डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये है कि इसमें ऐसे है कि रटा नहीं होगा कि आप रटा लगा ले, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यही होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो किसी हिसाब से जो है वो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। आप जरा ये भी जरा गौर से देखना है आपने कि इसमें कहता है कि हाउ मेनी ड्रेसेस मस्ट ब्राइडल शॉप सेल टू रीच द ब्रेक इवन पॉइंट। आप जरा देखें जरा गौर से, आपको ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, किसी को आइडिया है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? क्यों जी, ब्रेक इवन का आपने बीकॉम में पढ़ा होगा जी। जी अब जरा गौर से देखना है कि इस फार्मूले को भी आपने याद रखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो आपको सिंपल फार्मूले में लिख के बताता हूं, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है जी। ये भी आपने इज इक्वल टू होता है, इसको आप कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने पहले किया ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है जी, रेवेन्यू, ये देखिए ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन वही है जो हमने पहले किया है, ये वाला रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि इसको हम ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि वाजे हो कि ये इस तरह से, यानी कि देखें ये वाला फार्मूला होता है, सॉरी ये वाला। क्यों जी, आपने कहना है कि ब्रेक इवन पॉइंट बराबर होता है कि फिक्स्ड आपकी कॉस्ट ओवर जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, क्योंकि वो होता है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो वो क्योंकि हमने पहले निकाला हुआ है, ठीक है, इसलिए जो है ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने ये पहले से फाइंड किया 600 है, तो उन्होंने फिर इसको 600 अप्लाई कर दिया। ओके जी, अगर आप ऐसे ये बेसिकली फार्मूला ये है, क्योंकि ये चीज हमने निकाली हुई है। फिर ये फिक्स्ड हमारी कॉस्ट क्या है, $90,000 है, उसको हमने वेरिएबल कॉस्ट पे डिवाइड किया तो आ गया 150, यानी कि ड्रेसेस क्या है एक्सप्रेशन लिख दिया, आप इसको ब्रेक इवन लिखेंगे, ब्रेक इवन ऐसे कर लें और ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम क्वांटिटी। ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या है हमारी, ये है जी, ये आपका जब इसको सॉल्व किया तो 150 जो है वो ड्रेसेस है। ओके जी, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर जो है जो गिवन वैल्यूज है वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जो है उसकी प्राइस जब दी है, तो अगर वो 150 ड्रेसेस को सेल करते हैं ना, 150 ड्रेसेस को वो सेल करते हैं, तो उस वक्त जो है उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, 0 होगा। उनका रेवेन्यू और उसकी जो है वो जो उसकी कॉस्ट है वो बराबर होगी। ओके जी, अच्छा आप देखें, आप यहाँ से इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि 150 अगर आप ऐसा करें कि जो इसका है ना रेवेन्यू P ज़रब Q, क्वांटिटी 150 है, प्राइस जो है उसकी 1000 है, ऐसे है ना, ये देखें प्राइस उसकी प्राइस जो है 1000,
इसको मल्टीप्लाई करें और उसकी जो है एक उसकी कॉस्ट को जमा कर लें, दोनों साइड जो है आपस में बराबर होंगी। क्यों जी, पॉइंट को अंडरस्टैंड किया? ये देखें जरा कि क्योंकि इस वक्त हमारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है, ब्रेक इवन पे क्या होता है, इज इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट। ऐसे ही है ना जी, क्योंकि आप ये साबित भी कभी पेपर में आ भी सकता है कि जब उसको देखें कि ये बराबर है तो आपने क्या करना है कि इसकी क्वांटिटी आर होता है पी ज़रब क्यू के, 100 क्वांटिटी क्यू है 150 है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें और इसकी जो कॉस्ट है उसको जो है फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को जमा करें। देखिए जरा आप करके बताएं, जरा आता है दोनों का सेम? करें जरा करके दिखाएं जरा। टी आर जो होता है वो आपको पता है पी इनटू होती है क्वांटिटी, और ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, और ये होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। देखें जरा जी, ये दोनों बराबर आ रहे हैं? हाँ जी, हुआ जी? नहीं? हेलो एवरीवन। हाँ जी, बताएं जी, दोनों साइड इक्वल आई है नहीं? हेलो एवरीवन। किलो दूध में कैसे 1.5 किलो दूध में 1 गिलास हमारे लिए निकालूंगी ना, तो वो बताओ किलो दूध में अब किलो कैसे देगा मुझे? क्या है, बॉयल कर लिया, हाँ उसको आधा निकाल लो, बाकी जो है ना गर्म हो गया दूध, बस गर्म दूध में डाल लो गुड़। स्टूडेंट्स किधर चले गए आप? सर सॉल्व कर रहे हैं अभी। ये इतना आसान सा इतना सिंपल सा काम था, इतनी देर लगा दी। यानी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी जो है, प्राइस देखिए वहां पे उसकी 1000 है, क्वांटिटी हमने उसकी निकाली 150 है, और फिक्स कॉस्ट जो है उसकी 90,000 है, वेरिएबल कॉस्ट है उसकी जो है वो 400 है, वो 400 है, उसको क्यू के साथ जरब दें, दोनों को जमा करें, देखें दोनों साइड इक्वल आई कि नहीं? इतनी देर अंकल बेटा क्लास हो। हाँ जी जी सर हो गया। कितनी आई? 150 आ रहा है दोनों, 150 आ रहा है कितना आया? 150 आ रहा है 1,50,000। 150,000 आ रहा ना? यस सर 150,000। हाँ जी हाँ जी, यानी कि इससे ज़ाहिर हुआ कि जो रेवेन्यू है, जितना हमारा रेवेन्यू है उतनी ही हमारी जो है कॉस्ट है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली वो 60,000 आई है, और फिक्स कॉस्ट 90,000 है, 1,50,000 हो गया, और रेवेन्यू भी हमारा 1,50,000 है। हाँ जी हाँ जी जी सर। तो ये हाँ जी, ये इस तरह से जो है ना कभी कभी पूछ लेते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो यार, मुझे नई आइडिया बता दो, अब बताओ क्या करना है उसका? कैंडी लेनी, ये बता दो कि उठ के मुझे सेवइयां नहीं बनानी आती। दूध गर्म कर लिया, हाँ डाल दो उसमें, हाँ और जब बॉयल मिलाओ। ये कहे, ये काइंडली आप जो अपना ना माइक ऑफ कर दें, आवाज आ रही है उधर। दूध कितना निकालना है? चलो मामा पास जाना। इधर गरम दूध के अंदर गिलास में डाल के गरम, उसके अंदर इस घोल के छिलका मिक्स करके तुम्हें निकलेंगे हम लोग तो सारी यार। दूध अभी नहीं सिर्फ अभी नवाब ज्यादा यार। ये हाँ जी, ये काइंडली जो है ना ये माइक अपना ना ऑफ कर दें, जो है ना ये आवाज आ रही है। चलें जी आगे मूव करें जी। जी सर। जी सर बिल्कुल हाँ जी, अब देखें, चलें इस तरह से जो है ना अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ नोट भी करते रहे। ये फाइल भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, एक मैं आपको ना एंड पे एक बुक शेयर करूंगा, उसमें जो है इस तरह के रेलेवेंट क्वेश्चन जो है ना एग्जांपल के साथ सॉल्व भी हैं और साथ प्रैक्टिस भी आपने कर लेनी है, ठीक है? अच्छा आप देखें जरा, आप देखें कि हाउ मेनी ड्रेसेस मस्ट ब्राइडल शॉप सेल टू यील्ड अ प्रॉफिट टू $60,000। अब ये भी छोटा सा आगे क्वेश्चन है, वो कहता है कि बताएं कि अगर वो 60,000 का प्रॉफिट अर्न करना चाहें तो कितनी ब्राइडल ड्रेस जो है वो उसको सेल करना पड़ेगा। अब जरा गौर से देखें कि ये देखें टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, आपको पता है कि प्रॉफिट बराबर होता है हाफ वो डली डाल लो, हाफ वो जो उसकी डली मतलब वो एक जो डली है उसकी हाफ डाल लो। नेक्स्ट जो है आप देखें, आप मुझे बताएं कि ये सवाल देखें सिंपल सा आगे पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसी के रेलेवेंट एक सवाल आएगा, हाउ मेनी ड्रेसेस मस्ट ब्राइडल शॉप सेल टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ $60,000। कि वो कहते हैं कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल करे कि उसको जो है $60,000 का प्रॉफिट हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब जरा गौर से देखें कि अब देखें ये चीज देखें कि जो रेवेन्यू है, अब जरा गौर से देखें कि ये मैं आपको थोड़ा सा
सिंपल वे से लिख के बताता हूं कि जो यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है ना, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि क्योंकि ये देखें टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू माइनस होता है टोटल कॉस्ट, यानी कि जो हमारा जो होता है ना, अब हम ऐसे ले देते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, अब जरा गौर से देखें कि इज इक्वल टू ऐसे। अब देखें जो टोटल रेवेन्यू है आपको पता है कि वो बराबर होता है, क्यों जी, जो टीआर होता है आपको पता होता है ना, P मल्टीप्लाई बाय Q, सॉरी P इंटू Q। ठीक है, अब देखिए माइनस यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, अगर हम प्राइस को मल्टीप्लाई करें तो वो होती है हमारा रेवेन्यू। फिर आप ये भी अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाने लगा हूं, आपको ये भी मैंने बताया है कि इसका जो टीसी होती है वो होती है फिक्स कॉस्ट प्लस 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 वेरिएबल कॉस्ट, ये ऐसे होता है। ओके जी, तो फिर हम जो है जब इंटर, अब देखें कि इसको जो है ये बराबर आ गया, ये बराबर आता जा रहा है ना, ऐसे इक्वल टू है। अब गौर से देखें कि जब हम इसको करेंगे तो ये जो है वैसे ही रह जाएगा, यानी इक्वल टू आ रहा है प्राइस इंटू क्वांटिटी P इंटू Q वैसे ही, और ये माइनस आ जाएगा फिक्स कॉस्ट, और माइनस क्योंकि ये ब्रैकेट में माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके जी, तो बेसिकली ये सारा किया गया है कि हमने जो है मीन Q क्या है, हमारी क्वांटिटी है। ठीक है, और इसको भी सॉरी हम जो है ना इसको भी हम लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको भी लिखेंगे P इंटू Q। क्यों जी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो हमारी फिक्स्ड है इसमें हम वैल्यू लिखेंगे। तो अब जरा गौर से देखें कि ये हमारी जो प्राइस है जो हमारी 1000 है और साथ Q आ जाएगा, ये इसको सॉल्व किया है, यानी कि 1000 साथ इसके Q आ जाएगा, माइनस फिक्स कॉस्ट और माइनस इसकी जो है प्राइस कितनी है, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो 400 है, इनटू आ जाएगा Q। ठीक है, अब जरा गौर से देखें, इंटू क्यू आ जाएगा। अब देखें इसमें जो है, और फिक्स कॉस्ट को अब हम फिक्स कॉस्ट की वैल्यू रख दूं साथ ही, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्योंकि 90,000 है, ऐसे है ना, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया 90,000। ठीक है जी, अब देखें इसके साथ ये भी, ये 1000 क्यू है, ये 400, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो 1000 में से माइनस किया 4 तो 600 क्यू आ गया, और माइनस जो है माइनस 90,000 आ गया, ऐसे ही है जी। ठीक है जी, अब जो है हमने जो है इसको क्या करना है कि इसको हमने सॉल्व करना, ये प्रॉफिट है, और इसको जो है इक्वल टू हम 0 करेंगे। ओके जी, इज इक्वल टू, क्योंकि हम इसको इज इक्वल टू 0 करके, और ये जो है चले जाए जहाँ आ गया ये हाँ जी, ओ सॉरी, ये तो नहीं, ये इज इक्वल टू आ रहा है, ये देखें ना प्रॉफिट इज इक्वल टू आ रहा है कितना 60,000, ऐसे। क्यों जी, फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? शो ना करें बाबा बिजी है, क्लास ले रहे हैं जरा। ओके जी, अब देखिए फिर हमने क्या किया कि इसको उठा के उधर ले, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और से अब देखना है ये ऐसे करके, क्योंकि हमने क्यू को निकालना है, तो ये 60,000 प्लस हो जाएगा इनका ये 90,000 इज इक्वल टू क्यू आ गया। तो अब जो है इसको दोनों को कितना है 600 क्यू आ गया, और इन दोनों को जमा कर लिया तो ये कितना हो जाएगा जी, इन दोनों को जमा किया 1,50,000 इज इक्वल टू 600 क्यू। ठीक है जी, और उसके बाद जो है क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा ऐसे, तो उसके बाद ये इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो क्यू इज इक्वल टू आ गया, क्यू इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड किया 1,50,000 को 600 पे, तो आ गया 250 ड्रेसेस, 250। चलो, ये इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा ना ये शॉर्टकट का क्वेश्चन था, सॉल्व किया, एक्स मल्टीप्लाई किया था। एक्स मीन क्या है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी हमने ये प्रोड्यूस किया, फाइंड आउट की है कि अगर वो चाह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 60,000 हो, तो हम जो है वो अगर हम 250 क्वांटिटी को सेल करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट इतना होगा। हाँ जी, बताएं जी, आप ओके समझ आई? हाँ जी, ओके है जी, हाँ जी, नहीं समझ आई? चले मैं फिर एक दफा कर देता हूँ जी, कोई मसला नहीं, आप देखें ना जरा, फिर समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। आप देखें क्वेश्चन ये है कि अब जरा गौर से देखें, कहते हैं कि हाउ मेनी ड्रेसेस मस्ट ब्राइडल शॉपी सेल टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। वो कहता है कि आप बताएं कि अगर फर्म जो है चाहती है कि उसको प्रॉफिट $60,000 मिले, तो वो कितने ड्रेस जो है वो सेल आउट करेंगे। तो फार्मूला आपको पता है कि प्रॉफिट बराबर होता है, आपको पता है, यहाँ पे आ जाए कि प्रॉफिट बराबर होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के होता है। ठीक है ना, ये तो आपको पहले मैंने बताया है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है, और प्रॉफिट को बराबर हमने रखना है 60,000 के, वो रख दिया इज इक्वल टू,
ये टोटल रेवेन्यू जो है वो बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि पहले भी आपको बताया है कि अगर हम प्राइस जो हम जिस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं उसको जितनी क्वांटिटी सेल आउट की है उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है टोटल रेवेन्यू। और जो टीसी होता है वो उसके दो हिस्से होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, फिर हमने क्या किया कि ये पी ज़रब क्यू वैसे लिखा, ये फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्योंकि बाहर माइनस है ना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस हो गया, इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया। और साथ ही मैंने लिख दिया कि पी ज़रब क्यू, और ये आपकी जो फिक्स कॉस्ट है ये 90,000 गिवन है। ये देखिए शुरू में 90,000 यानी कि ये उसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो गिवन थी 90,000। ये में भी जो है सैलरी हो सकती है रेगुलर एम्प्लॉइज की, और एक एम्प्लॉइज की जहाँ जो उसकी शॉप का रेंट हो सकता है वो गिवन था। अच्छा जी, अब देखें उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसको हमने फिक्स कॉस्ट को 90,000 लिख दिया, और माइनस जो है वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट है एक पीस के ऊपर 400। ये देखें 400 जो है उसकी जो है वेरिएबल कॉस्ट है, उसको हमने क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने क्वांटिटी निकालनी है कि कितनी क्वांटिटी सेल आउट करें हमें $60,000 प्रॉफिट मिले। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया कि इनको ये 1000 क्यों है, ये दोनों सेम वेरिएबल है, 1000 में से 400 को माइनस किया, बाकी 600 रह गया, और ये वैसे ही रह गया। उसके बाद ये क्योंकि 60,000 साथ साथ आ रहा है, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए, इधर माइनस था इधर आके पॉजिटिव हो गया, और ये इधर बच गया 600 क्यू बच गया। इन दोनों को जमा कर लिया, इन दोनों को जमा किया तो 1,50,000, और ये इस इक्वल टू आ गया 600 क्यू के। फिर हमने क्यू निकालना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये तकसीम हो गया, यानी कि इसको 1,50,000 को 600 पे तकसीम करें तो बाकी आंसर आता है 250। अच्छा, अब आप जो है जो 250 है, अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, अब आपने मुझे करके दिखाना है। अब आप लिखेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू ये इक्वेशन, प्रॉफिट यानी कि 60,000, और ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर वैल्यू रखें। ये वाली जो इक्वेशन है अभी मैं आपको बताता हूँ, आप साबित भी करेंगे, इज इक्वल टू, और ये आ गया 60,000 इज इक्वल टू। अब जो है ये वाली जो इक्वेशन मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसके अंदर Q की वैल्यू पुट करें कितनी 250, और हल करें, और देखिए दोनों साइड सेम आएंगी। करें जरा इसको, यहाँ Q है वहां 250 रख के इक्वेशंस को हल करें। आप बताएं, ये आप समझ आए कुछ? देखें जी, थैंक यू सर। ये देखें ये इक्वेशन जो है ना, इसमें यहाँ पे Q है ना, वहां पे 250 रख के हल करें तो लेफ्ट साइड पे भी 60,000, इधर भी 60,000 आएगा। देखें जरा जी सर 60,000 आ रहा है। हाँ जी, इससे ज़ाहिर ये हुआ कि हमारा जो आपने जवाब निकाला है बिल्कुल ठीक है। अगर फर्म जो है वो 250 क्वांटिटी सेल करे एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, तो उसका प्रॉफिट जो है $60,000 होगा। 60,000 आ जाएगा, इन सारे को इन करेंगे 60,000 बाद में करेंगे। तब जाकर 60 minus 90 30 minus 90 60,000 सही हो गया जी आगे चलें जी। जी सर आगे चलते हैं। सर क्लियर है। चलें आप देखें इसी तरह का, क्योंकि इस तरह के इंशाल्लाह लाजमी एक सवाल आएगा, एक वो वेरिएंस ही आएगा, तो इसको अच्छे तरीके से करना है आपने। अच्छा आप देखें ये एक सवाल और देखें, इस तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी आपने, क्योंकि माशाल्लाह आपका बीकॉम है, बीकॉम वालों को सारा पता होता है डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, वो कॉस्ट काउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा होता है, एडवांस काउंटिंग भी, फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग पढ़ा होता है, उनकी तो ग्रिप होती है। हालांकि मेरी जो है वो बीकॉम नहीं है, हमारा जो था स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन था, हमें तो इतनी काउंटिंग ज्यादा नहीं आती, कम आती थी, क्योंकि जिन हमारा पहले एफएससी थी उसके बाद जो है वो बीएससी स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स थी, तो हमें इतनी नहीं। जो बीकॉम के स्टूडेंट होते हैं उन्होंने तो काफी जो है वो काउंटिंग के 2-3 जो आईकॉम बीकॉम से आ रहे होते हैं, तो उनको तो काउंटिंग काफी ग्रिप होती है चीजों की। ठीक है जी, अब देखें जैसे इस तरह की प्रैक्टिस आपने करनी है कि ये कंपनी है जो है नॉर्दर्न स्कूल कंपनी जो है सेल्स सेवरल प्रोडक्ट, यानी कि वो काफी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है, कहते हैं कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो उसकी $20 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है, कह ले के मटेरियल की कॉस्ट जो है वो $4 आती है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर की कॉस्ट ये आती है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये है, सेलिंग कॉस्ट ये है। तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर हम इन सब को जमा करें, जरा गौर से देखें, तो वेरिएबल कॉस्ट बराबर कितनी होगी, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी ना अंडरस्टैंडिंग भी साथ हो जाए। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो है अगर हम इन जब सबको जमा करें, क्योंकि ये सारी वेरिएबल पर यूनिट है, एक पे ये आती है $4, 5 और 6
और ये 6 4 6 7 8, यानी कि अगर हम देखें तो ये टोटल देखें 8 ही आता है। ये इन्हें देखें ना, उन्होंने दे दी है ये सारी चीजें ना मिक्स इकट्ठी दे दी हैं, बजाय कि वो कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट उसने जो है वेरिएबल को अगर लेबर की फॉर्म में, मटेरियल की फॉर्म में, ओवरहेड की फॉर्म में दे दिया है। तो ये देखें $4 और जो 6 और 7 और ये 60 सेंट और 40 सेंट, ये आ गया $1, $8 बन गए, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट $8 है। हाँ जी, अब देखें जरा कि ये देखें उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये आप जरा खुद करेंगे। देखें जरा कि कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब आपको पता होना चाहिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो किसके बराबर होता है, आपका जो है वो, ये बेसिकली गौर से देखना कि पर यूनिट है। जब पर यूनिट की बात करेंगे तो फिर आपने उसको क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, जो दिया हुआ है उसको माइनस कर देना। देखें कि ये देखें उसकी जो है वो 20 क्या है, ये देखिए सेलिंग प्राइस है, यानी कि उसका रेवेन्यू, क्योंकि क्वांटिटी एक है। अगर हम देखें ना कि पी जब क्यू करें तो क्योंकि क्वांटिटी एक है तो रेवेन्यू वही आएगा ना। देखे ना, टोटल रेवेन्यू बराबर होता है, आपको पता है कि बराबर होता है पी प्राइस इनटू क्वांटिटी, ऐसे ही है ना, क्योंकि इज इक्वल टू प्राइस हमारी क्या है 20, मल्टीप्लाई बाय जब 1 करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो 20 होता है। इसीलिए जो है ये इसकी देखिए रेवेन्यू आ गया, क्योंकि यहाँ पे है पर यूनिट। जब पर यूनिट होता है तो हमने एज इट इज जो है वो लेना होता है, क्योंकि एक की जो है हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 20 है, 20 माइनस ये देखें जो सारी कॉस्ट है ना, जो मैंने पहले आपको ऐड करके दिखाई है यहां तक, ये देखें ये वाला जो मैंने इसको येलो किया है, देखें ये सारी जो है ना 4 और 1.60 0.40 और 2, ये सारी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया गया है। अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, उसमें से 8 किया तो बाकी जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट पे हमारे मार्जिन क्या है, 12 रुपए है। जस्ट हमने इसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकाली है, फिक्स कॉस्ट इसके अंदर शामिल है। क्यों जी, गॉट माय पॉइंट? यस सर। हाँ जी, देखें कि आप देखेंगे कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कि एक पे हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमारी हम पर यूनिट की बात कर रहे हैं, तो हमने जस्ट जो है प्राइस को लेना है, प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है हमारा $12 है, उसमें से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को निकालते हैं, बाकी फिक्स कॉस्ट इसके अंदर शामिल होती है। ओके जी, अब जरा गौर से देखें कि इसमें जो है ब्रेक इवन, अब देखें ये बिल्कुल क्वेश्चन वही है जो पहले किया। अब ब्रेक इवन जो है उसको हम कैसे निकालते हैं, वो होता है, वो आपको मैंने बताया है कि ब्रेक इवन का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है वो बराबर किसके होता है, वो ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट उसको डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब जरा गौर से भी देखना आपने कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, ऐसे हमने क्वांटिटी क्यों निकालना है, जरा गौर से देखना आपने कि ये हमने क्वांटिटी निकालनी है कि कितनी क्वांटिटी पे हमारा जो है वो ब्रेक इवन होगा। ठीक है, अब देखिए ये जरा मुख्तसर सा लिखा हुआ, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में जो है वो प्रॉब्लम होती होगी। तो इसमें आपको पता है कि ये हमारा जो है वेरिएबल है और ये फिक्स कॉस्ट है, और ये हमारी जो है वो यानी कि टोटल कॉस्ट रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन। ये एक मिनट, वेरिएबल कॉस्ट ब्रेक इवन जो है वो टोटल रेवेन्यू माइनस, हाँ बिल्कुल, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट नेथन सॉल्ट मस्ट सेल ईच ईयर टू ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि वो कह रहा है कि आपका जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, कि कितनी क्वांटिटी पे ब्रेक इवन होगा। जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, ये वाला ब्रेक इवन, यानी कि ब्रेक इवन जो है वो है फिक्स कॉस्ट ओवर टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ये हमारी जो है टी आर जो है वो टीसी के बराबर होती है, यानी कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर होती है, और पी इंटू क्यू इज इक्वल टू आपको पता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये चीजें दोनों आपस में बराबर होती है। ये देखें जो मेन फार्मूला है कि फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ब्रेक इवन जो है, आप इसको करें कि ये मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटी रिलेटेड कॉस्ट क्या है, इसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये देखें जरा, यानी कि ब्रेक इवन क्या है कि आपकी जो है फिक्स्ड कॉस्ट ओवर ऊपर क्या होता है कंट्रीब्यूशन। इसमें हमने क्या करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो है वो टीआर और टीसी जो है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे जो है ना प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब देखिए उसी पैटर्न पे जो है ये हमारा, क्योंकि प्राइस जो है 120 है और ये उसकी क्वांटिटी, उसकी वेरिएबल कॉस्ट ये है और फिक्स कॉस्ट ये है, ये
ये हमारा जो है रेवेन्यू माइनस ये देखें, मैं दोबारा करता हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होती है, ऐसे है ना। कि अब हमने क्या करना है कि ब्रेक इवन क्या होता है कि जब हमने जो है वो कितनी क्वांटिटी जो है हम जो है उसकी जो है वो सील आउट करें जिसमें हमारा जो है वो ब्रेक इवन हो। अब जरा गौर से देखें कि वही पैटर्न के ऊपर अब देखें, ये बेसिकली टोटल रेवेन्यू जो है जैसे हमने पहले किया है इज इक्वल टू है टोटल रेवेन्यू, आपको पता है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी है। आप एक्स जब भी आप पेपर में सवाल आया तो आपने एक्स यूज नहीं करना बल्कि क्यू यूज करना है, यानी कि आपको ताकि अंडरस्टैंडिंग हो पी इनटू क्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी। माइनस जो है माइनस आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो माइनस जो है क्योंकि इसके अंदर होती है टीसी, और टीसी के दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट और एक को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही है ना जी। इस तरह से तो इस तरह से देखें कि जब हम पी ज़रब क्यू, क्योंकि पी हमारी 20 है और क्यू क्योंकि क्यू हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, क्यू हमने क्या करना है फाइंड आउट करना, उसको वैसे लिख देते हैं। फिर माइनस देखें और फिक्स कॉस्ट जो है आपको पता है कि 90,000 जो ऊपर गिवन है, ये जरा देख लें फिक्स कॉस्ट ये देखें 96,000 जो है गिवन है, उसको हम 96,000 यहाँ लिख देंगे। और ये पॉइंट समझना है कि ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये ब्रैकेट लगी हुई है, ये इसने माइनस किया और ये इस माइनस ने इस प्लस को भी माइनस कर दिया। ओके, तो ये जो ये भी होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कि यहाँ पे कितनी है, ये देखें 8 रुपए बनती है, $8। ये आपको भी मैंने करके दिखाया था ये वाला ना, वेरिएबल कॉस्ट जो है टोटल ये देखें, ठीक है जी। तो ये देखें उसको हमने क्या किया, अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको पी ज़रब क्यू कर ले, या अगले स्टेप पे हम लिख सकते हैं कि इसकी जो है वो 8 इंटू क्यू कर देंगे। ओके जी, क्योंकि 8 इंटू क्यू, ठीक है जी। तो इसमें जो है आगे हम क्या करेंगे देखें कि 20 क्यू में से अगर आप निकालें तो ये कितना आ गया, 20 क्यू में से 8 क्यू निकाले तो बाकी 12 क्यू आ गया और माइनस आ गया 96,000, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, पी को बराबर क्या रखेंगे 0, क्यों जी पता चला ना 0 क्यों करना है, क्योंकि ब्रेक इवन है सर। हाँ जी, क्योंकि प्रॉफिट उस वक्त जीरो, ब्रेक इवन क्या होता है उस वक्त प्रॉफिट हमारा जीरो होता है। तो उसके अलावा फिर हम इस 96,000 को उठा के इधर ले आएंगे ना, ये आके पॉजिटिव हो जाएगा, 96,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 क्यू के। ओके जी, फिर देखें कि हमने निकालना है क्यू, तो फिर हम क्यू इधर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 12 उधर जाके इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 96,000 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू के। तो अब जो है इसको आप डिवाइड कर दें, 12 को कितना आता है जरा करें डिवाइड, हाँ जी। तो ये साथ अगर आप इस बेसिकली जो है ना, जो क्यू शो ही कर रहा है क्वांटिटी को, ऐसे आप क्यू लिख देंगे ना, तो क्यू मीन क्वांटिटी के ये अगर 8,000 रुपए जो है उसका जो है वो ब्रेक इवन है। अगर हम जैसे पहले हमने किया था, अगर आप जो है इस क्वेश्चन के अंदर रखें ये चीजें तो ये 0 बराबर 0 आ जाएगा। आप करके देख लें कि ये वाली जो क्वेश्चन है ये वाली 0 इज इक्वल टू, यानी कि ये वाली क्वेश्चन है प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC। अगर इसके अंदर आप वैल्यू पुट करें जरा, इसको मैं येलो करने लगा हूं। आप देखिए इसमें क्यू पुट करें, आप जो 8,000 हमने निकाला है इसको हल करें, ये भी 0 हो जाएगा, करके देखें जरा। हाँ जी, यानी कि ये क्वेश्चन आप अगर पेपर में आता है आप साइड पे चेक भी कर सकते हैं कि हमने वैल्यू सही निकाली है या गलत है। तो ये उस वक्त होगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको पता होगा ऐसे करना है, ये चीज है, तो आप उसको जरा कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। जब आपका कंसेप्ट हो के ऐसे चीजें हैं, ये इस तरह से है, ये TR TC का कंसेप्ट होगा, फिक्स कॉस्ट का, वेरिएबल का, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, प्रॉफिट का, जीरो कब होता है, ये सारी चीजें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। क्योंकि सवाल जो न्यूमेरिकल होता है आपको पता है इस लेवल पे रट्टे वाला सवाल ये नहीं होता। आपको याद होगा कि जब FSC में थे या मैट्रिक में थे तो मैथ का या स्टैट के सवाल थे वो पेपर में से वो बुक में से आते थे, बुक में से सेम सवाल उन्होंने पूछ लेना। तो ये इस तरह से नहीं होता, कहीं से भी वो पेपर जो है आ सकता है। बस ये है कि बेसिक कंसेप्ट हो, उसको सॉल्व जो है जिस तरह से कहा है उस हिसाब से आपने उसको हैंडल करना है, ये चीज होती है। इसमें ये नहीं होता कि आप जो है कोई रट्टा लगा लें इस तरह ये सवाल आएगा, ऐसे नहीं। बस ये है कि पैटर्न अंडरस्टैंड हो जाए कि ऐसे करना है तो किसी तरह भी सवाल आ जाए आप उसको कर सकें। कि ये देखें ये उसी के रेलेवेंट सवाल है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने जो है क्वेश्चन में फर्क डाला है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट मस्ट सेल टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1,44,000 जो है। अब जरा गौर से देखें कि कहता है कि हम कितनी क्वांटिटी जो है सेल करें, हमें जो है वहां पे 60,000 था और यहाँ पे 1,44,000 जो है। तो ये बेसिकली जो है ये वही चीज है, आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए
कि ये देखें कि ये आपका पी ज़रब क्यू है रेवेन्यू है, माइनस जो है वेरिएबल कॉस्ट है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको बराबर रख लिया हमने प्रॉफिट के। आपको पता है ये आपको पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है, ऐसे ही है ना। और अब हमने क्या करना है कि हमने जो है वो प्रॉफिट, क्योंकि हमने क्वांटिटी निकालनी है पहले, क्योंकि ब्रेक इवन था हमने उसको रखा 0। अब हमने जो प्रॉफिट है रखना 1,44,000, इस तरफ जो है लिख देंगे 1,40,40,000 इज इक्वल टू, अब जो टी आर आपको पता है कि टी आर जो है वो हमारे पास जो है वो भी होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, और जो माइनस है उसके अलावा जो टीसी होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट और प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे होता है। ये बेसिकली वही चीजें हैं। तो आप देखें इसको आपने जो है ऐसे हल करते जाना है। करें जी इसको हल, जरा आप इसको हल करके दिखाएं जरा, फिर शुरू करते हैं कि कितनी जो है वो, क्योंकि ये फिर जब आप करेंगे ये सारा आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। करें इसको जरा, ये P जो है 20 है इंटू Q आ जाएगा, माइनस जो है फिक्स कॉस्ट 96,000 है, ठीक है जी 96,000 है, माइनस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट जो है 8Q है। इसको फिर हल करें जी, कितना आया जी, Q कितना आया सर? क्यू आएगा 20,000। हाँ जी वेरी गुड, बिल्कुल 20,000 यूनिट जो है ना। तो अगर आप देखें, आप 20,000 को ना यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पुट करें, 1,44,000 के बराबर आ जाएगा। ये भी आप चेक कर सकते हैं कि दोनों यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टीसी जब किया है तो क्यू हमने निकाला है 20,000 को यहाँ रख के हल करें तो इस साइड पे भी 1,44,000 आना चाहिए, दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। 1,44,000 इज इक्वल टू 1,44,000 आना चाहिए। ये देखें जरा इस तरह से जो है ना। जी सर। अच्छा, आप देखें जो अगला सवाल है ना, ये जरा गौर से देखें। अब आप ये इस काबिल हो गए हैं कि इंशाल्लाह आप खुद कर सकेंगे। आप देखें एक सेलुलर सेल फोन जो है उसकी जो है वो 1,000 है उसकी जो है ना, वेरिएबल कॉस्ट जो है उसकी 50। हाँ ये जरा थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा उसने जो है ना एक इसके अंदर चीज ऐड कर दी है। ये मैं थोड़ा सा समझाता हूँ फिर आप अब देखें। सबसे पहले तो उसने दे दिया है कि उसकी जो है प्राइस दे दी है सेलुलर सेल फोन फॉर, उसकी जो है सेल फोन किया है $100 है। तो उसके बाद आपको उसने दे दिया P दे दी है, प्राइस दे दी है, वेरिएबल कॉस्ट पर फोन इज $50 प्लस सेलिंग कमीशन ऑफ 10%। ये थोड़ा सा उसने कह दिया कि थोड़ा सा क्योंकि पहले इस तरह का नहीं था, पहले डायरेक्ट था आपका प्राइस गिवन थी, वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी और फिक्स कॉस्ट। अब उसने जो है उसके फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे दी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे दी है, और उसकी वाइल फिक्स सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये दे दी है। यानी कि उसने थोड़ा सा आपको एडिशनल चीजें दे दी है। ये भी थोड़ा अंडरस्टैंड, मैं समझता पहले की तरह, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है। पहले तो आप अंडरस्टैंड करें कि आपको उन्होंने जो है वो प्राइस दे दी है, उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट दे दी है 50, साथ एक नई चीज ऐड कर गए हैं प्लस सेलिंग कमीशन ऑफ 10%। आपको पता है कि समटाइम जो है सेलिंग की कमीशन भी होती है, जो सेलिंग के स्टाफ होता है ना, उनकी सैलरी के साथ साथ उनकी कमीशन भी होती है। कमीशन इसलिए होती है कि ताकि वो अपनी सैलरी तो फिक्स उनको मिलती है, ताकि वो ज्यादा सेल, जितना उनको ज्यादा सेल करेंगे उतनी ही उनको ज्यादा कमीशन मिलेगी। अच्छा, आप जरा गौर से देखें फर्क क्या आया। एक उन्होंने दे दी है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे दी है पर मंथ, वाइल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये है, यानी कि ये हर मंथ की जो है मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कॉस्ट दे दी है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की फिक्स कॉस्ट जो है वो ये दे दी है। थोड़ा सा जरा गौर से देखें आप। अच्छा, आप जरा गौर से देखें कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है उसके बाद पहले था आपका प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। अब वेरिएबल कॉस्ट जो है ये अंडरस्टैंड आपने पॉइंट करना है कि ये पर यूनिट है ना, पर फोन। तो 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस जो है 10% ऑफ दी प्राइस, यानी कि ये 0.1 कैसे आया, 10 को 100 पे डिवाइड करें और वो आता है 0.1, और उसका उस 100 का 10%, यानी बेसिकली ये 10 बटा जो है वो 10/100 इंटू 100 है। क्यों जी, पॉइंट फॉलो किया जी मेरा या नहीं? यानी कि हमने क्या किया, क्योंकि उसकी जो है वेरिएबल कॉस्ट जो है ये भी है प्लस ये भी उसमें से जाने हैं। जब उसने सेल होना है तो उसमें से हर में से 10% जो है वो भी माइनस होना है। ये बताएं, इसकी समझ लगी? ये सर क्लियर है कि आप देखें ना कि कंपनी ने एक चीज 100 रुपए की है, $100 की है, उसमें 50 रुपए तो वेरिएबल कॉस्ट है, वो तो उसकी जो है वो कह लें कि जिससे वो बना है उसका प्लास्टिक, उसके बटन, उसकी स्क्रीन वो है, और बाकी जो है ना जब वो सेल होगा वो उसमें से 10% कमीशन भी देनी है उन्होंने। कंपनी ने 10% कमीशन भी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि उसने हर पीस के ऊपर 10% मीन 100 में से 10 क्या होता है, $10, $10 वो भी जाने हैं।
इसलिए जो है ये 0.1 क्या आया है, यानी कि अगर 10 को 100 पे डिवाइड करें तो 0.1 10%, यानी कि 1 into 100, ये इसको मल्टीप्लाई करके देखें, इनको ये 10 आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें आपस में तो ये 10 आएगा। इसलिए फिर इस 10 को भी माइनस किया, 100 में से 50 और 10 ये और माइनस हुए तो 40 रुपए कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ये इसी तरह से हुआ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये बेसिकली जो है वो 10% जो है ना, ऐसे 10/10 डिवाइडेड बाय जो है 100 है, इनटू जो है 100 है, तो इस तरह से जो है ये 10 आया है। तो उन्होंने क्या किया था, 10 को 100 पे डिवाइड करके 0.1 डायरेक्ट लिख दिया। अब ये सेल होगा, एक सेल फोन सेल होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और ये 10 रुपए जो जिसने सेल करवाया, जो कंपनी के लोग सेल करवा रहे होते हैं, जैसे आप देखें जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, उसे हम कहते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग। यानी एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या है कि जो लोग ऑनलाइन जो है सेल करवाते हैं, कंपनी जो है उनको कमीशन देती है, तो उनका जो है वो कमीशन फिक्स होता है। जैसे ही वो उनके लॉगिन से लोग उनके जो लिंक से शॉपिंग करते हैं, तो उनको जो है उसकी जो कमीशन होती है उनके अकाउंट में चली जाती है। हाँ, ये इनके ये जो है ना, इस तरह का सवाल भी आ सकता है पेपर में कि जब भी इस तरह कमीशन हो तो कमीशन को भी वेरिएबल को उतने जितने परसेंट फर्ज करें, अब मैं आपसे कह दूं कि 25%, तो आपने यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 100 करके इंटू 100 करके वो जो अमाउंट हो वो भी माइनस कर देनी, जितने परसेंटेज हो, यानी कि ये है 100 का 10%। अगर आप उसमें कह दूं 15%, चलिए आपने कहा, अगर मैं कहता हूं 15% ऑफ द प्राइस, तो कितनी अमाउंट आएगी, निकाल के बताएं जी। अगर मैं कहता हूं 15% ऑफ द जो है कमीशन 15% है, 15% निकाल के देखें कितनी अमाउंट आती है, जल्दी से देखिए कौन बता निकाल के बताता जी। $15 बन जाएगा ना, 15% जो है वो 15 रुपए बन जाएंगे, 15 पे जब निकालेंगे तो बाकी 35 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो निकाले जी, देखें जरा सब लोग चेक करें निकाल के ना, ये देखें। अब देखें आगे जो है, देखें अब जरा गौर से देखें, इसका इम्पैक्ट जो है ना आगे भी आएगा, जरा ये भी आपने माइंड में रखना है, इसमें थोड़ा सा फर्क आ गया है। आप जरा गौर से देखें कि जो इसकी कॉस्ट है ना, देखें उसने 2 हिस्सों में दे दी है, ये भी आप पेपर में है, इसको भूल नहीं जाना कि देखिए ये है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो 1250 है, और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि देखें ये भी फिक्स कॉस्ट है, ये भी है, बजाय कि उन्होंने टोटल को मिला के कहते हैं जी जनाब के 3750 कहते, उसने 2 हिस्सों में दे दी। तो कुछ लोग गलती ये करेंगे, कुछ ये ले लेंगे, कुछ ये ले लेंगे, यानी कि ना, तो फिक्स कॉस्ट है ये, जरा गौर से देखें कि जब हमने ब्रेक इवन निकाला है तो ये 100 उसकी प्राइस है, इनटू आपने क्यू यूज करना है, क्यू, और उसकी जो है वेरिएबल 50 इनटू क्यू, और ये कि ये 10 क्यू कैसे आया, क्यों जी, कोई बताया जी ये 10 क्यू कैसे आया, क्यों जी, एनीवन? ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा करवाई दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, क्यों जी इस क्वेश्चन की समझ आ रही है, मैं लिख के करवाऊं फिर? हेलो सर दोबारा अब हाँ, ये देखिए ना, ये देखें जरा, इसको जरा समझें कि क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा उसने जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर दिया। कॉम्प्लेक्स उसने 2 चीज नहीं ऐड की है, एक तो 10% कमीशन डाल गया है, दूसरा फिक्स कॉस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर गया है। एक जो है मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट, कि जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस वक्त फिक्स कॉस्ट कौन सी है, और एक सेलिंग, जब गुड्स बन जाती है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वो ये हैं। तो आगे देखें कि जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है ये देखें, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, हमारा जो आपको पता है कि ब्रेक इवन ये होता है कि जिस वक्त हमारा जो है प्रॉफिट जो है वो हमारा क्या होता है, 0। तो आपको पता है कि प्रॉफिट इज किसके बराबर होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू है हमारा टोटल रेवेन्यू, ठीक है जी, माइनस क्या होता है, टोटल कॉस्ट होती है, ऐसे ही है। आप जरा देखें कि रेवेन्यू, आपको पता है कि रेवेन्यू किसके बराबर होता है, P इंटू क्यू, और माइनस जो है वो आपको पता है टीसी जो है किसके बराबर होती है, उसके होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल इसके बराबर होती है, ऐसे। अब जरा इसको आपने अंडरस्टैंड करना है गौर से कि इसमें जो है हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो पी ज़रब क्यू है, कि पी हमारा कितना है 100 इनटू आ गया, साथ क्यू लिखते हैं, ज़रब ऐसे क्यों लिखा हो, इसका मतलब ज़रब ही होता है, और माइनस देखें जरा, माइनस गौर से। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट है, माइनस जो फिक्स्ड कॉस्ट है, देखें माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब जरा गौर से आपने देखना है कि इसमें जो है जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके भी 2 पॉइंट्स है। अब फिक्स्ड कॉस्ट देखें, अगर चाहें तो इन दोनों को जमा करके आप जमा कर लें पहले ही, ऐसे 1250 और 2500, ये आ गया 3750।
आपकी अपनी चॉइस है, आप उसको कंबाइन करके यहाँ लिख देना, ठीक है जी। ये आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 100 क्यू वैसे ही, और माइनस, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो दो तरह से लिखी हुई है ना, तो आपकी अपनी चॉइस है, माइनस करके माइनस वो करके जमा बाद में कर लें, या आप खुद ही साइड पे जमा कर लें इनको। 3750 उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें 3750, और माइनस जो है माइनस, फिर वेरिएबल देख लें कि वेरिएबल कॉज है, आपको पता है कि वो 50 क्यू है, देखें 50 क्यू, और यहाँ पे आपने गलती करनी है, माइनस जो है वो 10 क्यू भी आएगा, यानी कि इसमें देखिए कि हमने फिक्स कॉस्ट को अगर चाहें तो उसको मैंने आप साइड पे जमा कर लें, उसको यहाँ पे रख दिया, और ये वेरिएबल कॉस्ट और 10 क्यू किया ये कमीशन का, क्योंकि उसने ये कह दिया था कमीशन जो है 10% होगी, तो साथ हमने -10 क्यू भी किया, क्योंकि ये 10 रुपए 100 में से ये भी सेल के जाएंगे, ये भी हर पीस के मगर पीस के ऊपर जो है उनको वो पे करेंगे, तो इसलिए जो है वो 10 क्यू भी साथ माइनस हुआ। तो अब आप इसको जो है वो 0 रख के देखें, हल करें, क्यू निकालें कितना आता है जी, प्रॉफिट को 0 रखें ना, अब इसको आप रखें 0, निकाल के दिखाएं जी, 0 इज इक्वल टू, हल करें जी, कितना आता है क्वांटिटी। बस इसमें यही पॉइंट था कि इसमें जो एक कमीशन है, कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कमीशन का, तो उसमें आपने वेरिएबल कॉस्ट में से माइनस कर देना है। अगर फिक्स कॉस्ट दो पार्ट्स में दे दी है, उनको जमा करके फिर लिखना है, ये इसमें पॉइंट था। चलिए जी नेक्स्ट देखें, ये देखें उसी तरह से उसी जो है वो पैटर्न पे है कि ये इसी में देखें कि जब भी हम इस तरह से क्वेश्चन होगा जिसमें कमीशन या जो फिक्स कॉस्ट है दी होगी 2-3 पार्ट्स में, या वेरिएबल कॉस्ट, अब देखें जैसे ये वेरिएबल कॉस्ट हो ना, ये वेरिएबल ये कॉस्ट पर ये 50 है, बाज दफा इसको भी तोड़ के दे सकता है, ये भी आपने याद रखना है। फर्स्ट कह रहे हो कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट जैसे इस सवाल में दी थी आपके सामने ऐसे, तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको 2-3 हिस्सों में दे सकता है, फिर आपने उसको जमा करके वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यूज करनी है, ये जरा माइंड में रखना। अच्छा जी ये देखें, अब देखें कि हाउ मैनी, अब उसको प्रॉफिट को इसके बराबर रखना है। अब देखिए हाउ मैनी फोन्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ टारगेटेड प्रॉफिट ऑफ दिस वन, कि कितनी जो है वो हमने क्या करना है कि हमने क्वांटिटी निकालनी है, कितनी हम जो है वो फोन सेल करें, वो ये देखें कि इसमें भी देखें गौर से कि हमने जो है उसको 50n जो है आपने क्वांटिटी यूज करनी है, आपने n नहीं यूज करना। तो ये देखें कि उसको प्रॉफिट को हमने जो है उसी इक्वेशन के अंदर हमने प्रॉफिट लिख देना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो अब जरा देखें कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो देखें, टोटल रेवेन्यू जो है वो P ज़रा क्यू आ गया, सॉरी ये आ गया P इंटू क्यू, ये ऐसे आ गया, और देखें कि माइनस जो है अब ये देखें कि जो है उसकी ये वाली जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे हम इसको ऐसे तोड़ते हैं कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे तोड़ लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो उसके बाद देखेंगे इसको हमने क्या किया, आगे P हमारा जो है 100 है और साथ क्यू लगा दिया, और माइनस अब देखें जो फिक्स कॉस्ट है वो देखें इसने जो है 2 उसमें लिखी हुई है, तो आपकी अपनी चॉइस है कि उसको माइनस 2 दफा लिख लें या साइड पे जमा करके उसको इकट्ठा लिख लें, आपकी अपनी चॉइस है। आप 1250 ऐसे लिख सकते हैं, साथ ही जो है वो माइनस जो है फिक्स माइनस जो है वो 1250 और 2500 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है एक तो ये 50 है, उसकी 50 क्यू आ जाएगा, और माइनस ये वाला जो कमीशन वाला वो 10 क्यू आ जाएगा। देखिए ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, और ये प्रॉफिट इज इक्वल टू हमने रखना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रखना है कितना, ये हमारा जो गिवन होगा $7,500। ये देखिए चल अब इसको हल कर लेना। अब जी आप ये सिंपल फॉर्म, आप इसको ना फॉलो करें, हम ऐसे फॉलो करें, बिल्कुल इजी वे। TR माइनस TC प्रॉफिट की होता है, इसको TR P ज़रब की होता है, और माइनस ये TC जो है इसके 2 हिस्से होते हैं, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल, इसके अंदर माइनस ये हाँ नहीं ये आ गया P 100 क्यू, और ये आ गया फिक्स कॉस्ट 2 उसके पोर्शन थे उनको लिख लिया। आपकी अपनी चॉइस है, इसको साइड पे जमा कर लें, फिर इसको यहाँ पे पुट दोनों कर दें या अकेला अकेला, और वेरिएबल कॉस्ट जो है 50 क्यू माइनस 10 क्यू कमीशन वाला। अब इसको हल करें जी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सर 281.5 आंसर आएगा, हाँ जी 0.25। हाँ जी 280
हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो इसमें ये होता है कि क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं क्योंकि सेल फोन जो है पॉइंट्स में नहीं हो सकता ना, तो जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको फिर आपने राउंड ऑफ करके ना उसको एक 182 कर देना है। तो देखें कि जो वैल्यूज आई है ना, अब देखें जो वैल्यूज आई है 281.25 आई है ना, एग्जैक्ट तो यही आई है ना जी सर। ये। अब Yes, आप sir. देखें इस एग्जैक्ट वैल्यू को ये येलो क्वेश्चन के अंदर रखें जरा। जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है 281.25 फोन्स आई ना, उसको ये येलो क्वेश्चन के अंदर रख के देखें कि जो है ये जो है जो अमाउंट थी हमारी 7,500 पूरा देखे बन रहा है। अच्छा, ऐसे था कि एक दफा एक सवाल आया था, वो एक लतीफा टाइप ही है, वो आपसे शेयर कर रहा था कि जैसे ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट है ना, जी सर। ये लेफ्ट है, ये राइट हैंड साइड है। तो अक्सर आपको पता है एफएससी लेवल पे सवाल आते हैं कि प्रूव करें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। आपको पता है ना, मैट्रिक इंटर लेवल पे अक्सर सवाल मैथ में आते हैं कि आप जो जी है जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस जो उसकी वैल्यू होती है, जैसे कि लेफ्ट हैंड और राइट साइड को आपस में बराबर करें। तो इसी तरह से जी एक सर। सवाल मैट्रिक में एक सवाल आ गया, तो स्टूडेंट जो है बड़ा इंटेलिजेंट था, तो उसने क्या किया, फर्ज करें ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको पकड़ा और लिखा उन्होंने जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिख के ऐसे लिखा, और उसको जो भी था क्वेश्चन पी जो भी था लिख दिया, और सा लिख दिया मल्टीप्लाई बाय जीरो ऐसे लिख दिया ना, मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू कर दिया जीरो ऐसे। फिर उसने कहा राइट हैंड साइड ऐसे, उसको पकड़ा इज इक्वल टू जो क्वेश्चन थी उसको लिख के मल्टीप्लाई कर दिया जीरो, एंड पे लिख दिया। उसने कहा कि 10 के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। अब यार जब दरअसल उसका वो लड़का जब पेपर मार्क होने लगा, तो उनके माशाल्लाह जो सर भी बड़े इंटेलिजेंट थे ना, स्टूडेंट भी बड़ा इंटेलिजेंट था, तो ये 10 नंबर का सवाल था, ऐसे मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये भी देख लें जल्दी से जनाब, जरा देखें कि ये भी इस तरह से जो है वही है कि उसकी सेलिंग प्राइस जो है, प्राइस ये है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट ये है। इसमें देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट है कि ये देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न पे है कि यहाँ पे आपकी जो है वो जो प्राइस जो है ये है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है 9 है। उसके बाद जो है वो ये यहाँ पे एक नया पॉइंट 10 एवरी टाइम दिस स्टोर सेल्स अ शर्ट इट हैज ₹6 रिमेनिंग आफ्टर इट पे दी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को पे करें उसकी वैल्यू जो है 6 रह जाती है। 6 इज रेफर टू एज अ यूनिट कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये उसका यूनिट कंट्रीब्यूशन है इसका 6। अब देखिए वही सेम पैटर्न के ऊपर है कि ये कहता है कि सपोज द फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द स्टोर और ये उसकी 1 लाख पर ईयर है, फाइंड द ब्रेक इवन। अब देखें ये देखें वही चीज है, ये एक सिंपल सा फार्मूला है, ब्रेक इवन जो है टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, P माइनस सी होता है। तो ये देखें इसको जो है ये आपका 1 लाख यहाँ पे आ गया, और ये इसकी जो है वो प्राइस जो है 15 है, और उसमें से हमने जो है 9 को माइनस किया, तो ये उसका आ गया ब्रेक इवन। ओके जी। एक आपने ये फार्मूला याद रखना है कि अगर हमने टारगेट देखें, इफ द ओनर डिजायर अ प्रॉफिट ऑफ ₹25,000 व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट इन द रुपीस, कि अगर हमारा टारगेट हो कि हमने 25,000 जो है प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसका जो फार्मूला होता है ये आपने माइंड में रखना है कि फिक्स कॉस्ट प्लस जो टारगेट प्रॉफिट हो उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है जी। यानी कि ये फार्मूला जब जब हमने ब्रेक इवन, पहले हमने सिंपल ब्रेक इवन निकाला, कुछ समझ लगी बात की, ब्रेक इवन सिंपल जो है इन यूनिट आ गया, टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपका आ गया। इसको जब माइनस किया तो ये इतनी शर्ट्स आ गई कि इस अगर हम इतनी शर्ट्स को सेल करें तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है हमारा, यानी कि प्रॉफिट जीरो है। आगे कहता है कि अगर हम इतना प्रॉफिट करना चाहें तो फिर हम कितनी जो है वो सेल करेंगे, तो जो फिक्स कॉस्ट है ये वाला फार्मूला इसके साथ प्लस आ जाएगा टारगेट प्रॉफिट। ओके जी। और नीचे जो है मैं वही कह रहा हूँ कि ये जस्ट जो है वो 2-3 एडिशनल फार्मूले है कि जब हमने ये तो ब्रेक इवन जो है सिंपल है, जब एडिशनल हमारे पास प्रॉफिट डिजायर हो तो वो ऊपर प्रॉफिट को ऐड कर देना है, नीचे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ जाती है। रेशियो मीन कैसे कि ये इसकी जो है वो ये 9 ओवर, यानी कि उसकी जो है वेरिएबल टू प्राइस, यानी कि 1 माइनस वेरिएबल इसकी जो है वो ये देखें जो वेरिएबल कॉस्ट ओवर प्राइस, यानी कि 9 ओवर 15 ये आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कहते हैं डिवीजन को, तकसीम को, तो ये जो उसकी जो है ये आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ओवर प्राइस आ जाएगी। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना। ब्रेक ये है ब्रेक इवन इन
रुपीज, यानी कि इन रुपीज पैसों में इतने इतने जो है रुपीज में। अच्छा, एक चीज माइंड में ये भी रखनी है, एक होता है ब्रेक इवन यूनिट क्वांटिटी के हिसाब से ब्रेक इवन, एक होता है रुपीज के हिसाब से। जरा गौर से देखें कि यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन किस हिसाब से है, क्वांटिटी का है, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन रुपीज के हिसाब से है। फिर देखें वो कहता है कि अगर इफ फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट हमारी है 1 लाख, ये देखें, अगर वो कहता है कि फिक्स कॉस्ट अगर हमारी बढ़ जाए, ये देखें, अगर कहता है कि इफ फिक्स कॉस्ट रोज टू रुपीज 1,10,000 ब्रेक इवन इन यूनिट वॉल्यूम वुड बी, फिर क्या होगा, फिर जरा गौर से देखें कि जो फिक्स कॉस्ट जो थी 1 लाख, वहां पे सिंपल हमने जो है वो 1,10,000 रख दिया, और वही हमारी प्राइस माने जो है वो उसकी जो है वो प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद हमारा ये यूनिट आ गया। क्यों जी, ठीक है जी। जस्ट जो है ये वैल्यूज बड़ी है, जो वैल्यूज बड़ी है उस फार्मूले में वो रख दी और बाकी चीजें सेम रखी, उसका आंसर आ गया। इस तरह से आगे जो है उसने कहा कि इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाए तो फिर ब्रेक इवन पे क्या होगा कि वो फॉल करेगा। फिर आपने क्या किया कि फिक्स कॉस्ट जो 1 लाख वही, और ये जो वेरिएबल जो 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 प्राइस थी 15 वो 16 कर दी, यानी कि ये था ना 15, ये वाली प्राइस। कहते हैं अगर प्राइस जी 1 सर। रुपया बढ़ जाए फिर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। फिर देखें कि उसका जो है वो आ गया 14,286 टी शर्ट्स जो है ना वॉल्यूम उसकी ये आ गई। ओके जी, जी सर, सिंपल है, ठीक एक है ही सर। पॉइंट। हाँ ये सिंपल सा क्वेश्चन। स्क्रीन नहीं चेंज हो रही ना आपकी। अच्छा, आप देखें कि यहाँ पे जो है वो था कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का ना। अब जो है जो नया है वो होता है वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस कहते हैं कि जब एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में, देखिए जब एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में जो फर्क आता है उसे वेरिएंस कहते हैं। जैसे आपने स्टैट में पढ़ा होगा कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है कि वैल्यूज के दरमियान कितना वेरिएंस है। तो इसमें जो है हमारा इसमें से भी एक सवाल आता है, तो इसमें आपने फोकस करना है कि जैसे आपको पता है कि 3 चीजों पे हमने फोकस करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। यानी कि इसमें जो है आपको पता है स्टैंडर्ड जो है हम पहले डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड पहले डिफाइन होता है, उसके बाद एक्चुअल होता है। स्टैंडर्ड क्योंकि ऐसे होता है कि स्टैंडर्ड हम जब प्लान करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारी इतनी जो है लेबर कॉस्ट आएगी, इतनी मटेरियल कॉस्ट आएगी, इतनी जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आएंगे, तो वो हमारा हम पहले से स्टैंडर्ड जो है डिफाइन कर लेते हैं। एक्चुअल जब वो फर्ज करें कि अगले मंथ में जो एक्चुअल सेल होती है उसे हम कहते हैं एक्चुअल। फिर हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में क्या फर्क है, वो फर्क फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। मसलन आपने डिसाइड किया कि आपने जो है ये नया वीक कल से स्टार्ट हो रहा है कि इस वीक में मैंने 5 चैप्टर तैयार करने हैं। ओके जी, आपने कहा कि मैनेजरियल जो है अकाउंटिंग के मैंने 5 चैप्टर तैयार करने हैं, तो उस वक्त फिर आपने वो स्टैंडर्ड अपना बना लिया। उसके बाद आपने देखा कि पूरे वीक में आपने जस्ट जो है वो 3 चैप्टर तैयार किए। फिर आप जो है देखते हैं कि यार मैंने स्टैंडर्ड बनाया था चैप्टर इसके 5 और मैंने 3 किए हैं 2। फिर आप देखते हैं कि ये 2 क्यों नहीं हुए। फिर आप देखते हैं कि मेरे लिए अनफेवरेबल है या फेवरेबल है। आप फौरी कहेंगे ये अनफेवरेबल है, फिर आप देखेंगे क्यों नहीं हुए। आप कहेंगे अच्छा यार मुझे जो है बॉस ने जो है ये एडिशनल असाइनमेंट दे दी थी इसलिए नहीं हुए, या मैं घर में ये बिजी हो गया था इसलिए नहीं हुए। फिर आप फ्यूचर में जो है कहते हैं इस तरह से जो है अगर हो तो उसको हम ऐसे कंट्रोल करेंगे। तो इसी पैटर्न पे जो है फर्म जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करती हैं और उसके बाद फिर जो है वो एक्चुअल करती है। क्योंकि बड़ी जो फर्म्स होती है उन्होंने स्टैंडर्ड होता है कि हमारी इतनी कॉस्ट आएगी लेबर की, मटेरियल की और मैन्युफैक्चरिंग की। और जब वो महीने की फर्ज करें फर्म जो है डिफरेंट जो है वो करती हैं अपना ना प्लानिंग, मंथ वाइज उन्होंने जो है अपना स्केड्यूल बनाया होता है। तो वो जब मंथ गुजर जाता है फिर कॉस्टिंग वाले जो है देखते हैं कि हमारी कॉस्ट में वेरिएंस आया है। देखिए ना, अगर हमने कॉस्ट की थी ज्यादा, फर्ज करें हमने कहा था महीने में 10 लाख की कॉस्ट आएगी लेकिन आई है 8 लाख की, तो ये तो फेवरेबल हुई ना। एक जी महीने में सर, हमारी शुक्र जो है। है लेबर की कॉस्ट आएगी 10 लाख लेकिन आई 8 लाख है, ये फेवरेबल है। अगर हमने प्लान किया था 10 लाख आई है 12 लाख एट द एंड ऑफ द मंथ, तो यहाँ पे देखें कि उसका ये स्टैंडर्ड है, यानी कि ये उसको जो है क्योंकि आपको पता है कि मटेरियल की कॉस्ट में भी कीमतों में इजाफा भी हो रहा होता, कमी भी हो रही होती है, लेबर के अखराजात बढ़ भी रहे होते हैं, काम भी हो रहे होते हैं। आपको पता है आज के दौर में तो लेबर और मटेरियल के अखराजात बढ़ रहे हैं, कम तो किसी के नहीं हो रहे। तो ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के अंदर जो है कुछ चीजें कम हो रही होती है, कोई ज्यादा हो रही होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे तो आपको पता है कि आजकल जो है वो चीजों की प्राइसेस जो है, गुड्स की प्राइसेस जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा ना। ओके जी, जी जी सर, सर। ओके। हाँ आप देखें
कि डायरेक्ट मटेरियल जो है हमारा देखें कि 1.5 पाउंड्स एट द रेट 12 पर पाउंड, यानी कि उसमें डायरेक्ट मटेरियल की जो है एक 1.5 पाउंड्स है, 12 पाउंड जो है वो एट द रेट पर पाउंड, यानी कि इसको जब हमने कहा कि इतनी है लेबर और 12 के हिसाब से है, यानी कि 18, इसको 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया $18। फिर डायरेक्ट लेबर है 6 आर की जो है 6 आर जो है उसकी जो है पर आर जो है ना कितनी है $24 है, तो ये 14.40 आ गया। वेरी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है ये है एट द रेट 5 और ये इसको जब मल्टीप्लाई किया तो $3 आ गया। उसके बाद आगे उसने कहा ड्यूरिंग अगस्त, यानी कि ये उनका स्टैंडर्ड, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ओके जी, ये जो तीन हैं Okay, sir. जो सॉरी 3 है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये यानी कि स्टैंडर्ड है, ये अंडरस्टैंड कर लें। जब अंडरस्टैंड हो गया तो आपने फौरी इसको सारा इजी हो जाएगा। फिर देखें ड्यूरिंग अगस्त 2022 कंपनी प्रोड्यूस एंड सोल्ड 3000 बॉक्सेस ऑफ डिटर्जेंट डीएक्स, यानी कि ये बॉक्सेस जो है उन्होंने जो है वो 3000 सेल किए। प्रोड्यूस एंड सोल्ड यानी कि 3000 को प्रोड्यूस किया और उसको सोल्ड किया। 8000 पाउंड ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वर परचेज, यानी कि उन्होंने जो है 8000 का मटेरियल जो है परचेज किया। अब जरा गौर से आपने अंडरस्टैंड करना है, इस चीज को गौर से अंडरस्टैंड करना है। जब सवाल की अंडरस्टैंड होगी तो सवाल इजी है, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल। यानी कि 8000 का हमने, क्योंकि अब देखें जो मटेरियल था ना, मटेरियल था 12 पर पाउंड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है, बल्कि फॉर्चुनेटली वो हमें सस्ता मिला थोड़ा सा ना। देखें 8000 का हमने मटेरियल परचेज किया 8000 पाउंड, लेकिन हमें मिला है 11.50 का, लेकिन स्टैंडर्ड क्या था 12 पर पाउंड, $12 पर पाउंड, लेकिन हमें मिला 11.50 का पर पाउंड। ठीक है, यानी कि ये हमें मटेरियल सस्ता मिला। आगे देखें आउट ऑफ दिस 8000 पाउंड, यानी कि इस 8000 में से 6000 पाउंड वर यूज्ड ड्यूरिंग अगस्त। अगस्त के अंदर जो है 6000 जो है पाउंड जो है इस्तेमाल हो गया, यानी कि ये जो है 6000 पाउंड जो है वो क्या होगा ड्यूरिंग उसमें जो है इस्तेमाल हो गया। क्यों जी, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको जो है परचेज इसको हमने लिया तो इतना है, लेकिन यूज जो है उनमें से 6000 पाउंड हुआ, यानी कि हमने 11.50 पर पाउंड के हिसाब से लिया और लिया 8000 है, लेकिन यूज हुआ 6000। इसमें देयर वाज नो इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ, यानी कि हमारे पास इन्वेंटरी पहले नहीं थी। आगे आगे देखें लेबर 1600 लेबर आवर्स पर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ एट कॉस्ट, यानी कि 1600 हमने, ये भी लेबर, पहले मटेरियल की बात की अब लेबर की। लेबर हमने 1600 रिकॉर्डेड किए, उसकी कॉस्ट हमारी लागत, उसकी कॉस्ट क्या थी, इतनी थी ये वाली। ठीक है जी, यानी कि हमने लेबर मटेरियल इतना यूज किया, लिया 8000 और हमने 11.50 के हिसाब से लिया और उसमें 6000 पाउंड को हमने यूज किया अगस्त में, और लेबर जो है हमने 1600 जो है लेबर यूज की और उसकी कॉस्ट जो है वो 40000 थी। और वेरिएबल और ओवरहेड जो है, ओवरहेड जो हमारी कॉस्ट थी, यानी कि तीनों हमारी कॉस्ट आ गई। ओवरहेड जो है हमारे पास थे वो 7200, ये हमारे पास ओवरहेड। यानी ऊपर देखें ये हमारा स्टैंडर्ड है ये वाला, और ये एक्चुअल चीजें हुई हैं। अब देखें इस तरह का सवाल आता है कि जैसे कंप्यूट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, यानी कि प्राइस का वेरिएंस और क्वांटिटी का। इस तरह से जो लेबर है, लेबर का लेबर रेट वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और कंप्यूट वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये मैक्सिमम जो है इसका जो है वो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो है, एक होता है फेवरेबल, एक होता है अनफेवरेबल। तो हमने फिर जो जवाब आएगा उसको देखना है कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल। हाँ जी, आप देखें कि जैसे है मटेरियल वेरिएंसेस, यानी कि मटेरियल का दो वेरिएंस होंगे, एक प्राइस के लिहाज से, एक मटेरियल के लिहाज से। अब जरा गौर से देखें, इसमें दो चीजें होंगी, एक्चुअल और स्टैंडर्ड। अब जरा गौर से देखें कि एक्चुअल हमारा जो है, हमने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, आप खुद देखें कि हमने परचेज की है 8000, जैसे मैं पहले आपको बयान कर चुका हूं कि ये देखें 8000 हमने इसकी जो है वो परचेज की। ओके 8000, और वो क्योंकि उसकी जो है परचेज एक्चुअल प्राइस क्या थी, यानी कि स्टैंडर्ड थी 12, ये गौर से देखें स्टैंडर्ड हमारी 12 थी, लेकिन हमें फॉर्चुनेटली 11.50 पाउंड के हिसाब से मिली, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका जो है वो 92,000 जो है ना, यानी कि हमारी एक्चुअल क्वांटिटी जो है हमने जो परचेज की उतनी है। और आपकी जो है स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि स्टैंडर्ड जो थी, अगर हम जो स्टैंडर्ड हमारा रेट था वो 12 रुपए के हिसाब से था, अब अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो वो आता है 96
थाउजेंड जो है। और जी सर। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आ गया, आपने क्या करना है कि उसका जो स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस किया तो वो आ गया 4000। इसका क्या है, फेवरेबल है, यानी कि हमारा जो मटेरियल है हमारा, अगर हमें स्टैंडर्ड मिलता ना, अगर हमें 12 रुपए के हिसाब से मिलती है, देखें अगर हमें 12 रुपए के हिसाब से मिलता तो हम उसकी जो है वो 12 के हिसाब से, तो हमें जो है वो ये अमाउंट में बनती 12 के हिसाब से, ठीक है, इतनी स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें मिली है ये लेस, यानी कि 11 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। और हमने यानी कि स्टैंडर्ड हमारा अगर स्टैंडर्ड प्राइस पे मिलती तो हम 96,000 पे करते, लेकिन वही 8,000 हमें प्राइस कम पे मिली है तो वो 11.50 और ये मिल गया 92,000, यानी कि ये है फेवरेबल, यानी कि दोनों का फर्क है 4,000 और ये फेवरेबल है। हाँ जी, अगर आपने माइनस लिखना है ना तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस लिखेंगे, क्योंकि देखें ना ठीक है सर। यहाँ पे देखें कि एक ये हमारा है एक्चुअल, ये है हमारा स्टैंडर्ड, ठीक है ना। पहले देखिए जी हमारा जी जो है ना एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल परचेज एट एक्चुअल प्राइस, ठीक है ना, ये सही हमने है। एक्चुअल जो परचेज किया है ये हमारा है स्टैंडर्ड। अगर हम इसमें से माइनस करें तो ये माइनस आता है, ठीक है ना। और देखना, फिर हमने ये देखना होता है कि ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है, फिर जो है ये एफ लगा है फेवरेबल, ठीक है ना। मीन के जब हमारा नेगेटिव आया मतलब कि हमने तो उतनी क्वांटिटी जो है कम में जो है, क्योंकि ये हमारा कौन सा वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस है, तो ये पॉजिटिव है, हमने कम पे किया है। एक्चुअल हमने, अगर एक्चुअल हमने ये किया है, स्टैंडर्ड पे हमें ये करना था तो ये फेवरेबल है। आप जो ठीक है है सर। इसको माइनस माइनस भी लगा, जगह माइनस लगाना तो इसको, अगर कुछ लोग आपको पता होगा काउंटिंग में आपने किया होगा कि हम ब्रैकेट लगा देते दोनों तरफ, है ना, ब्रैकेट, जी सर, ब्रैकेट में। याद है ना, ब्रैकेट लगा देते, जी ब्रैकेट का ब्रैकेट लगा। मकसद भी वो नेगेटिव भी होता है, हाँ जी ये जी जी लाजमी नहीं बिल्कुल। है। फिर हमने देखना होता है कि नेगेटिव बात चीजें हैं कि वो ज्यादा हो मतलब फेवरेबल होती है, बात हाँ चीजें जी हो मतलब कम, जैसे देखें कि हमने प्राइस कम पे की है, देखे ना स्टैंडर्ड प्राइस ये थी तो हमने प्राइस कम पे की है तो फेवरेबल ना हुआ। जी सर। देखे ना बात चीज देखे, कॉस्ट जो हमारी लागत है, लागत अगर हमारी कम हो तो फेवरेबल होता है, और अगर हमारा रेवेन्यू कम हो तो अनफेवरेबल होता है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्टैंडर्ड में से एक्चुअल कर दें, हम देखें दोनों से माइनस कर रहे हैं, अगर ये बड़ी वैल्यूज है ना, अगर आप कहते हैं कि हमने स्टैंडर्ड माइनस किया तो वो माइनस भी ना लेके फेवरेबल लिख दें, अगर आप कहते हैं कि हमने एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड फिर माइनस आएगा, वो भी फेवरेबल है, क्यों जी, जी ठीक है, ठीक है। ठीक है। जी सर। जैसे ठीक है मर्जी सर। आपकी चॉइस है। अगर आप ब्रैकेट लिख लें फिर भी ठीक है। अगर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं ना कि जैसे लिखा है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, आप ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अगर आप स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल लिखेंगे तो फिर आप माइनस नहीं लगाएंगे, अगर आप एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगा दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन सर ये ये आपका वेरिएंस। एफ शो करता है, मसलन कि ये रेयर चांसेस में हो सकता है कि जो आपने प्लान किया था, जो आपका स्टैंडर्ड था वही एक्चुअल हुआ हो सकता है, बिल्कुल। जब प्राइस फिक्स हो ना, ठीक। मसलन कि अगर ऐसी कंपनी है जो अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल ले रही है, उसकी प्राइस फिक्स है, तो जब फिक्स प्राइस होगी तो अल्टीमेटली प्राइस में अप एंड डाउन नहीं आएगा, तो फिर जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, जीरो। ये देखें ना, ये चीजें ये देखें, जैसे हमें हमारा स्टैंडर्ड था 12 रुपए हमें मिलना था, अब ये यहाँ पे अगर हमें 13 रुपए मिलता तो हमारी एक्चुअल ज्यादा हो जाती, तो ये अनफेवरेबल हो जाता। अनफेवरेबल। हाँ जी, जी सर, बिल्कुल हाँ एग्री जी, ये हूँ देखिए सर। इस तरह से ये आपने करना है। ये देखिए अगला देखें, अब ये है मटेरियल, इसका है मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, पहले था प्राइस अब है मटेरियल का। तो अब जरा देख लें कि मटेरियल जो है, अब देखिए हमारी जो है एक्चुअल क्वांटिटी, जो स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि 6,000 यूज हुई है ना, ये देखें जरा, यहाँ पे हमारी 8,000 हमने परचेज की थी, उसमें से हमने 6,000 यूज की थी, ओके जी। और ये जी देखिए सर। 6,000 यूज की थी वो 12 के हिसाब से, ओके जी, और इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इस तरह से हमारी जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 12 के हिसाब से थी, वो है, ये जरा गौर से देखना आपने, क्योंकि तीन जो बॉक्सेस जो है हमने 3,000 जो है सोल्ड किए हैं, और वो है 1.5 पाउंड पर बुक्स के बॉक्स के हिसाब से। ये 4500 कैसे है, ये साथ वजाहत दी हुई है, इस पे आपने कंफ्यूज होना था कि ये 4500 कैसे आया, क्योंकि हमने 3,000 देखें, कहाँ गया 3,000 बॉक्स जो हमने सोल्ड आउट किया, ठीक है, 3,000, और उसका जो रेट था 1.5 था, ठीक है, 1.5, इसको सर ये किधर 3,000 लिखा को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये देखें वो आ गया 4500 पाउंड, और उस 4500 पाउंड को फिर 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, क्योंकि 3,000 बॉक्सेस हमने सेल नहीं किए। ये देखें जो मटेरियल है ना, मटेरियल उसका हमने निकाला प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस, और वो कहता है जो ठीक है सर। क्वांटिटी है वो 1.5 पाउंड है, और उसका रेट है जो है वो
12 पर पाउंड, यानी कि ठीक है उसकी सर। जो है ना जो लेबर की जो है वो मटेरियल जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है वो 1.5 पाउंड है, ठीक है ना। सही है। और जी ये जो है हमने बॉक्स जो है वो कितने प्रोड्यूस किए हैं और सोल्ड भी 3000 किए हैं, तो क्योंकि हमने जो हमने प्रोड्यूस करके सोल्ड किए उसका हम निकाल रहे हैं 3000 और इसको मल्टीप्लाई किया 1.5 के साथ और ये इसकी आ गई इसकी अमाउंट, उसको फिर जो रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये समझ लगी बात की है नहीं। जी सर। ये देखिए अनफेवरेबल है कि हमने जरा गौर से देखें कि मटेरियल हमने एक्चुअल ये यूज किया लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड था इतना था, ये हमारा है अनफेवरेबल, यानी कि यू लिखा है। ये है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, यानी कि वो पहले था प्राइस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अगला है इसका जो है हमारा दूसरा वो है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ये जरा पॉइंट था कि क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अलाउड एट स्टैंडर्ड प्राइस आपको पता 12 है, लेकिन हमने 3000 जो है यूज जो है वो उसको प्रोड्यूस किया और उसका जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो पर जो है वो है 1.5 पर पाउंड जो है पर बॉक्स है। ये ऊपर जरा देखें कि ये जो दिया हुआ ना कि पीएनजी यूजेस द ट्रेडिशनल सिस्टम टू कंट्रोल कॉस्ट एंड हैज एस्टैब्लिश्ड द फॉलोइंग मटेरियल लेबर एंड ओवरऑल स्टैंडर्ड टू प्रोड्यूस वन बॉक्स ऑफ डिटर्जेंट डीएक्स, यानी कि ये उसने जो है ए को प्रोड्यूस करने की जो है वो दी हुई है। एंड ओवरहेड स्टैंडर्ड टू प्रोड्यूस वन बॉक्स ऑफ डिटर्जेंट डीएक्स, यानी कि उसका नाम है कि उसने उसका दिया, इस वजह से जो है ना ये उसका जो है 1.5 है, क्योंकि इसको हमने एक ही लॉग ये एक ही है 12 पाउंड, एक ही है 1.5 और उसका रेट है 12 और हमने किए हैं 3000, उसको 3000 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ ये वाला, तो ये उसकी आ गई अमाउंट 4500 पाउंड और उसका फिर 12 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई। अब ठीक है। देखें जरा ये आगे जो है लेबर वेरिएंस है। लेबर जो है ये देखें एक्चुअल लेबर जो है वो उसकी जो है वो 40,000, ये देखें यहाँ से देखते जाना 40,000, ये उसकी कॉस्ट जो है यानी कि 1600 घंटे काम किया और उसकी कॉस्ट आई है 40,000। और उसके बाद स्टैंडर्ड हमारी जो थी वो कहाँ गई है जी, 40 स्टैंडर्ड जो थी हमने 16 घंटे जो है जो स्टैंडर्ड ये थी और एक्चुअल जो है हमारी लेबर हुई है 16 घंटे और 24 के हिसाब से वो है 38,400 और ये जो है लेबर रेट वेरिएंस क्या है अनफेवरेबल, यानी कि हमारा एक्चुअल ये हुआ, स्टैंडर्ड हमारा जो है वो ये था।